नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और हम अभी पढ़ रहे हैं जनवरी में होने वाले एग्जाम के लिए कंप्यूटर सीरीज है। इस सीरीज का पहला वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है जिसकी लिंक आपको मिलने वाली है आई बटन में। और जो इसके पहले की जो सीरीज है उन सभी के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक और चीज मिलने वाली है। सबसे पहली लिंक आपको मिलने वाली है एप्लीकेशन की। जी हाँ, हमारी एप्लीकेशन जो है उसको हमने लॉन्च कर दिया है लास्ट इसके पहले की वीडियो में। उसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पर हमने कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। उन कोर्सेज की जो डिटेल है वो आप लोगों को फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर हम 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं फिलहाल, है ना। पहला जो हमारे पास में है वो टेस्ट सीरीज है जो कि मॉक टेस्ट होंगे और इसमें 52 नंबर के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको 15 और फुल लेंथ के मतलब 75 नंबर के टेस्ट मिलेंगे आपको 5। टोटल मिला के 20 टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं और इसका प्राइस भी हम लोगों ने 219 रखा हुआ है जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 18 जनवरी मतलब जनवरी वाले एग्जाम। इसके अलावा यहाँ पर एक कोर्स हम लोगों ने और डाला है और ये है 599 का कोर्स। इसमें आपको सीपीसीटी के एमसीक्यू मिलने वाले हैं जो कि टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक वाइज आपको ये एमसीक्यू अलग अलग मिलेंगे पूरा, है ना। और हर एक टॉपिक के 100 से 125 क्वेश्चन, 80 से जिसपे कम क्वेश्चन होंगे उसमें 80, मैक्सिमम 150 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के एमसीक्यू फॉर्म में आपको वहां पर मिलने वाले। साथ ही ये जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको थी ये टेस्ट सीरीज आपको इसी के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और इसका प्राइस हो जाएगा 599 और इसकी भी जो वैलिडिटी है आपकी ये मिलेगी आपको 18 जनवरी तक के मतलब जनवरी वाले एग्जाम के लिए। ये दोनों हो गए। इसके अलावा ये एक मास्टर क्लास जो हम लोग जारी कर रहे हैं इसका नाम भी हमने रखा है जीरो टू हीरो, मतलब कि जिसने कंप्यूटर या तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है या फिर बार बार एग्जाम दे रहे हैं और 4-5 नंबर 2-3 नंबर से उसका एग्जाम रुक रहा है तो उसके लिए होने वाली है ये वाली क्लास। इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, कंप्यूटर सारा का सारा पढ़ने को मिलेगा। साथ ही इसमें ये वाला जो कोर्स है मतलब एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज ये भी इसके अंदर आपको इंक्लूडेड मिलने वाली है। और साथ ही, है ना, इसमें आपको डिस्काउंट मतलब ये वाला जो क्लास है इस प्राइस में नहीं मिलके आपको मिलेगी 1197 में, ठीक। इसमें एक खास बात ये भी है कि इसमें हम नए साल का भी ऑफर लगा दे रहे हैं, मतलब कि ये जो क्लास मिलने वाली है आपको इसकी वैलिडिटी होने वाली है मार्च के एग्जाम तक। मतलब कि इसको सब्सक्राइब करके और हम लोग जनवरी और मार्च दोनों एग्जाम को हम इसमें जोड़ दे रहे हैं, मतलब इसकी वैलिडिटी होने वाली है 15 मार्च तक, ठीक है। तो ये वाला जो कोर्स है ये बहुत हेल्दी होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जैसे कि हम बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, आप अगर हमारे साथ में हो तो आप निश्चित रहिए आपका एग्जाम निकालने की जवाबदारी हमारी होने वाली। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जाता है ना। जब भी हम जीमेल पे रहते हैं और जीमेल पर हमको एक नया ईमेल संदेश भेजना है ना, तब हम कौन से ऑप्शन का चुनाव करते हैं। जीमेल हम लोग यूज करते ही है ना। एक चीज याद रखिएगा कि आपके मोबाइल में जीमेल जो है ना उसमें जो जो ऑप्शन मिलते हैं हमको, सेंड का ऑप्शन और सीसी का ऑप्शन, डीसी का ऑप्शन, है ना, ये सारे आपको देखने हैं, है ना। सीसी कार्बन कॉपी और फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इनके ऑप्शन भी अच्छे से देख के थोड़ा सा जाइएगा, हालांकि हम लोग कवर कर लेंगे। तो जीमेल में हम कौन सा ऑप्शन चूज करके और किसी ईमेल को भेज सकते हैं, तो हमको पता है क्या है वो, कंपोज मेल करके और देन फिर हमको ईमेल खुल जाएगा। उसमें हम सेंड के लिए सब्जेक्ट डाल देंगे और उसके बाद में फिर हम उसमें अगर आपको कार्बन कॉपी देनी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी फिर देंगे और नीचे हम संदेश टाइप कर लेंगे या फिर हम फाइल उसमें अटैच करके सेंड कर देंगे। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक रीडिंग इकाई है ना, रीडिंग इकाई है खालिस्तान। जो मुद्रित मुद्रित मतलब क्या होता है भैया, ये होता है आपका प्रिंट। पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर, है ना, मतलब एक एक लेटर जो हमारे पास आएगा कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। मतलब ऐसा कौन सा वहां पर डिवाइस है जो क्या करेगा, रीडिंग इकाई है पहली चीज तो, और वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अक्षरों को पढ़ सकता है या पहचान सकता है। हमारे पास में ट्रैक बॉल माउस की तरह होता है तो यह वह काम नहीं करता है। या फिर है हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटाइजर और मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, है ना। तो ये तो कार्ड रीडर हो गया। डिजिटाइजर मतलब कि हमारे पास ग्राफिक्स टैबलेट और उस स्टाइलर की बात हो रही है।
यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये इसका राइट आंसर होगा, है ना। ओसीआर, ओसीआर, है ना। तो इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे रीडर लिखा हुआ है इसलिए हम इसके साथ चले जाएंगे, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार हमको मालूम है कहाँ पर होता है, जो हमारी एमएस वर्ड की विंडो होती है ना। तो जो टाइटल बार होता है, तो टाइटल बार पर ही, है ना, हमको क्या मिलने वाला है, क्विक एक्सेस टूल बार मिलने वाला है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे हमको रिबन मिलती है और फिर यहाँ पर हमारे पास में पेज होता है। तो याद रखेंगे यहीं पर, यहाँ पे हमारे पास आइकॉन होगा, इधर विंडो कंट्रोल की मतलब क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज का ऑप्शन। तो यहाँ पर एक क्विक एक्सेस टूल बार जो है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पहचानना है भाई हमको। क्या बोल रहा है पहला वाला, क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट रूप से सेव, अंडू और रीडू बटन होते हैं। सेव, अंडू और रीडू बटन होते हैं। तो ये वाला आंसर कैसा है, ये सही है। हमसे प्रश्न पूछ रहा है किसके लिए, गलत के लिए पूछ रहा है, तो ये वाला तो सही है। फिर बोल रहा है क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट रूप से कट, अंडू और रीडू बटन होते हैं। तो ये वाला तो गलत है, या कट का ऑप्शन उसमें हमको नहीं मिलता है, ये गलत है। इसके बाद है, आप क्विक एक्सेस टूल बार पर और बटन लगा सकते हैं। तो हाँ, लगा सकते हैं, हमको जरूरत के हिसाब से हम और बटन ऐड कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। फिर हमारे पास में है, क्विक एक्सेस टूल बार पर शो बिलो द रिबन के लिए कोई विकल्प नहीं होता। ऐसा नहीं है, वहां पर विकल्प होता है भैया। तो ये वाला कैसा है, सही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये वाला सही है, ये वाला सही है, और ये वाला क्या है हमारे पास, ये वाला सही था, है ना, ये गलत। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा है, कोई विकल्प नहीं है ना। तो ये वाला गलत है ना, विकल्प होता है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी गलत है और ये वाला ऑप्शन गलत है। हमारे पास दो सही है, मतलब ए और सी, ए और सी सही है भैया, केवल ए और सी, है ना। हमसे क्या बोल रहा है, कथन गलत के लिए बोल रहा है। तो गलत कौन सा है हमारे पास में, गलत है हमारे पास में बी वाला और डी वाला, बी और डी, ये पहले ऑप्शन होगा, है ना। गलत कथन के लिए हमसे पूछ रहा है। तो ये क्विक एक्सेस डिफॉल्ट रूप से ये वाला ऑप्शन होता है, ये सही है ना। टूल बार में कट का ऑप्शन नहीं होता, तो ये वाला गलत हो गया। क्विक एक्सेस टूल बार में हम और बटन जोड़ सकते हैं, तो हाँ जोड़ सकते हैं। और ये बोल रहा है क्विक एक्सेस टूल बार में के लिए कोई विकल्प नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, वहां पे विकल्प होता है ना। तो हमारे पास दो सही है, दो गलत है, और बी और डी जो है वो गलत है, क्योंकि प्रश्न गलत के लिए पूछ रहा है, इसलिए हमने गलत वाला आंसर लगा दिया। अगला है, खालिस्तान को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पूछेगा भी। प्रोटोकॉल कन्वर्टर, है ना। प्रोटोकॉल कन्वर्टर का काम क्या होता है, ये बता देते हैं आपको। दो नेटवर्क होते हैं, दो अलग अलग नेटवर्क, है ना। जब इसमें से डाटा इसमें आएगा, तो उसको इस नेटवर्क के नियमों का पालन करना होगा। तो जो बाहर से डाटा आएगा उसके नियमों में बदलाव करेगा और यहाँ के नियमों में बदल देगा, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि जैसे हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो दूसरे देश में अगर हम जाते हैं तो हमको वहां के नियमों का पालन करना पड़ता है, नहीं तो वो जेल में डाल देंगे, है ना। वैसे ही कोई बाहर का व्यक्ति हमारे देश में आता है, तो उसको हमारे देश के नियमों का पालन करना होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे एयरपोर्ट पे वहां पे सारे नियम उनको समझा दिए जाते हैं, वैसे ही जब कोई दूसरे नेटवर्क से हमारे नेटवर्क में डाटा या इंफॉर्मेशन आती है, तो उसके प्रोटोकॉल को बदला जाता है। तो कौन बदलता है प्रोटोकॉल को, वो बदलता है गेटवे। गेटवे को प्रोटोकॉल परिवर्तक कहते हैं, है ना। ये क्या करता है, मतलब ये या तो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या फिर हार्डवेयर भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ब्रिज की अगर बात करें, तो किसी एक कोई बड़ा नेटवर्क होगा, उसके छोटे 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 नेटवर्क होंगे, उनको जोड़ के आपस में बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं एक ही नेटवर्क में, है ना। ब्रिज का जरूरत कहाँ पड़ेगी हमको, एक ही नेटवर्क में। नेटवर्क के कोई बहुत बड़े बड़ा अगर बड़ा हिस्सा हो गया, तो उसके छोटे छोटे भागों में बांटने के लिए भी हम ब्रिज का प्रयोग करते हैं। इस पे कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करता। स्विच क्या करता है, तो स्विच हमको नेटवर्क में, जैसे हम हब के थ्रू कंप्यूटर अरेंज करते हैं ना, जोड़ते हैं आपस में, उस तरीके से स्विच से हम आपस में कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं लैन में। स्विच को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब सिक्योर भी कर सकते हैं। हब क्या होगा, तो बिल्कुल हब बिल्कुल ऐसे, स्विच और हब दोनों एक जैसे ही होते हैं, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए होते हैं। पर यहाँ पर हब जो होता है, इस पर हम लोग इसको हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, मतलब उस पे हम रूल्स नहीं लगा सकते, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, है ना। पर स्विच को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये हमारे पास क्या है, ये नेटवर्क डिवाइसेस, ये भी याद। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अच्छा, आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करते चलिए और मैं सलाह दूँगा आपको कि आप इसको लिखते चलिए, है ना? लिख लीजिए, समरी बना लीजिए, आपके खुद के नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि बाद में जब रिवीजन आप करें तो ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान मेमोरी का उपयोग कभी-कभी सीपीयू को वर्तमान प्रोग्राम और डेटा को तीव्र गति से उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति प्रसंस्करण प्रोसेस की गति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी मेमोरी है जो प्रोसेस की गति बढ़ाने के लिए काम में आती है? प्रश्न एक बार समझ में आ गया तो आंसर इजी लगेगा। हमको बोल रहा है कैश, मेन, बैकअप और ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है, वो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाती है। बैकअप मेमोरी हमारे पास में नहीं है, बैकअप डिवाइसेस हमारे पास में होते हैं। मेन मेमोरी यहाँ पर रैम और रोम होती है जिसका आकार बहुत छोटा होता है, जिसमें रोम नॉन वोलेटाइल होती है जबकि रैम वोलेटाइल होती है। कैश मेमोरी जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, जिसकी वजह से हमारे प्रोसेस की गति बढ़ जाएगी जो कि सीपीयू के पास में होती है। कैश मेमोरी किसके पास? सीपीयू के पास। कैश मेमोरी कैसे बनी होती है? रजिस्टर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बस इतना सा याद रखिएगा, ये आंसर लग जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करे अभी तक के, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो हमारे, है ना? उसमें आपको फ्री टेस्ट मिलने वाले, है ना? आप जो हमारे कोर्सेस लॉन्च करे हैं, सब्सक्राइब भले चाहे नहीं करो, आप खुद से तैयारी भी कर सकते हो तो बढ़िया है, लेकिन उसमें फ्री टेस्ट है तो उसके लिए उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री टेस्ट लगाइए, है ना? और उसमें जो पैकेज वाला है ना, जो 1197 ₹1197 का जो पैकेज है, वो अभी अभी आप लेते हो तो मार्च तक चलने वाला है ना? 2 एग्जाम उसमें कवर कराएंगे। किसी बाई चांस अगर आपका पेपर नहीं निकलता है तो आपको और ड्यूरेशन मिल जाएगा, अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस पैकेज में आपको सारा कुछ मिल रहा है। एमसीक्यू भी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी है पूरा कंप्यूटर का और आपके पास मॉक टेस्ट भी उसमें है ना? साथ में पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर ही मिलने वाली है। चलिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नियम है जो दूरसंचार खालिस्तान नियम है जो दूरसंचार कनेक्शन में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं, है ना? मतलब ऐसे नियम होते हैं जो दूरसंचार मतलब टेलीफोन लाइन पर बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, उनकी बात की जाए। हमको बोल रहा है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? अगर हम डोमेन नेम की बात करें तो जैसे हमारे पास में होता है क्या, www.google.com, google.com। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में है ये डोमेन नेम होता है। तो ये तो कहीं जरूरत पड़ ही नहीं रही प्रश्न से। फिर अगर नेटवर्क सरफेस यूनिट, तो नेटवर्क सरफेस यूनिट जो होती है ये हमारे पास में दूरसंचार के किसी भी नियम पर नहीं बनी होती है ना? ये फिजिकल स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। बैंडविड्थ क्या होती है? तो हमारा जो नेटवर्क होता है उसकी जो स्पीड होती है, डाटा ट्रांसफर की जो दर होती है, उस पे बात हो रही है ना? अब अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल हमको मालूम है क्या होता है, ग्रुप ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। और हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्तर पर मौजूद होते हैं, क्या होते हैं, नियम। तो नियम सिर्फ यहीं पर प्रोटोकॉल्स में ही, है ना? तो याद रखिएगा, प्रोटोकॉल नियमों के समूह कहते हैं और प्रश्न का आंसर भी यही वाला। फिर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट लाइन प्रिंटर पोर्ट, है ना, एलपीटी के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा पोर्ट है जो लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे, हम प्रिंटर पोर्ट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, पैरेलल का, और यही इसका राइट आंसर। ठीक है, पैरेलल पोर्ट को ही हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं उसको लाइन लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पहचानना है भैया हमको, है ना? तो गलत कथन अगर हमको पहचानना है तो हमको सही कथन पता है। चलिए देखते हैं। पहला बोल रहा है वो, नेविगेशन पेन में एक त्वरित पहुंच क्षेत्र है। नेविगेशन पेन एक त्वरित पहुंच क्षेत्र है, मतलब नेविगेशन पेन से हम तेजी से काम कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, ये सही है ना? फिर बोल रहा है, नेविगेशन पेन का उद्देश्य विंडोज एक्सप्लोरर के माध्यम से आसान नेविगेशन को सक्षम करता है, तो हाँ करता है, आसान करता है। नेविगेशन पेन क्या होता है पहले हम पढ़ लेता फिर बताता हूँ। फिर ये बोल रहा है, एक्सप्लोरर की दाई विंडो को नेविगेशन पेन कहा जाता है, तो ये आंसर गलत है। फिर बोल रहा है, किधर के, नेविगेशन फलक या पेन में से आप अपने कंप्यूटर की फाइल और फोल्डर संचार देख सकते हैं और फाइलों को फोल्डरों तक पहुंच सकते हो, तो ये भी सही है। यहाँ पर ये वाला गलत है। क्या बोल रहा है कि एक्सप्लोरर कहाँ होता है, दाई विंडो में दाई तरफ होता है, ये गलत। कैसे गलत है आपको बताते हैं। हमारे पास में
विंडोज एक्सप्लोरर को आप ओपन करिएगा, शॉर्टकट की बता देते हैं आपको, विंडो की प्लस ई, विंडो की प्लस ई प्रेस करिएगा, विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो गया, है ना। इस तरीके से विंडो खुलता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये होता है नेविगेशन पेन, है ना। यहाँ पर आपके क्या होंगे, ड्राइव बने होंगे, है ना। ऊपर टाइटल बार, एड्रेस बार सब मिलेगा आपको। ये वाला जो पेन होता है इसको बोलते हैं नेविगेशन पेन। यहाँ पर क्लिक कर करके और इधर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये किस तरफ में है, ये लेफ्ट साइड में, ना कि राइट साइड में। और प्रश्न क्या बोल रहा है, विंडोज एक्सप्लोरर दाई तरफ, तो दाई तरफ नहीं होता है, लेफ्ट तरफ होता है। इसलिए ये वाला आंसर कैसा है, गलत है, क्योंकि प्रश्न हमसे गलत वाला पूछ रहा है, इसलिए आंसर नंबर 3। अगला प्रश्न है, खालिस्तान केंद्रीय प्रकमक, मतलब सीपीयू की बात कर रहा है, का सबसे पुराना प्रकार है। मतलब जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका ओल्डेस्ट वर्जन कौन सा है। सबसे शुरू में जब हम लॉन्च किया था तब कैसा, हमको बोल रहा है ड्यूल कोर, सिंगल कोर, ट्रिपल कोर और क्वाड कोर। देखिए सबसे शुरू में जब आया था तब कौन सा था, वो सिंगल कोर था, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर है। इसके बाद ड्यूल कोर आया, क्वाड कोर आया, है ना, ट्रिपल कोर, मल्टी कोर आता है ना, बहुत सारे कोर आते हैं। इसलिए याद रखना, पहले शुरुआत में क्या था हमारे पास में, सिर्फ सिंगल कोर। MS एक्सेल 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक खालिस्तान के द्वारा होती है ना। ये वाला जो वर्जन लिखे रहते हैं उनको बहुत बार इग्नोर करना होता है। सीधे सीधे एक्सेल का क्वेश्चन रहता है और 2010 रख देगा, 19 रख देगा, 21 रख देगा, 365 रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है ना। तो एक्सेल का क्वेश्चन है ये, इसमें वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल खालिस्तान के द्वारा होती है। तो सेल क्या आएगा, रेफरेंस आएगा भैया, सेल रेफरेंस, जो कि उस सेल का क्या होता है, एड्रेस होता है ना। मान लो ए आपका क्या है, ए कॉलम होगा और 10वीं रो है, तो A10 ये उसका एड्रेस है, तो ये सेल रेफरेंस कहलाएगा। बस इतना से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसे फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव हम 5th जनरेशन में पढ़ते हैं। फ्लैश ड्राइव का क्या यूज है भैया, अच्छा यहाँ पे नाम पूछ रहा है ना। तो वैसे फ्लैश ड्राइव क्या है, हम लोग पोर्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, ये याद रखें। डिस्क अरे, पेन ड्राइव, एचडीडी, एसएसडी। तो हमारे पास जो फ्लैश ड्राइव है इसका एक और नाम क्या है, तो वो है भैया पेन ड्राइव। इसके अलावा एक नाम आपको और बता देते हैं, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव हो गया, और एक आपको मिलेगा थंब ड्राइव। क्या मिलेगा, थंब ड्राइव, है ना। तो थंब मतलब अंगूठे के आकार का पेन ड्राइव आपने देखा है ना, है ना। तो पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और थंब ड्राइव। तो बहुत जगह फ्लैश बोला जाता है, बहुत जगह पेन बोला जाता है, बहुत जगह थंब बोला जाता है, तीनों एक ही के नाम है हमारे पेन ड्राइव, है ना। इसके अलावा हार्ड डिस्क और एसएसडी क्या है, तो ये हमारे पास में फिक्स स्टोरेज डिवाइसेस है ना। चलिए इसके बाद है, टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की किस श्रेणी से संबंधित है। अगर हम बात करें किसकी, टेक्स्ट एडिटर, तो टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में ही क्या होगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होगा। अभी कंप्यूटिंग की किस श्रेणी में आता है, हमको बोल रहा है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, तो ट्रांसलेटर है भैया, है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। फिर वर्ड प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और कंपाइलर। यहाँ पे कंपाइलर भी क्या है, ट्रांसलेटर ही है, इंटरप्रेटर भी क्या, ट्रांसलेटर। तो 1 2 3 ये तीनों ऑप्शन अलग है। क्या बच्चा हमारे पास में, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही हमको टेक्स्ट एडिटर मिलते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटर वहीं पर हमको मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बोल रहा है सेल के संबंध में गलत, तो सेल क्या, सेल का क्वेश्चन है, मतलब हमारे में एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है। अब एमएस एक्सेल की सेल के अकॉर्डिंग क्या गलत होगा, बस वो हमको पढ़ना है। पहले बोल रहा है स्प्रेडशीट में दर्ज की गई कोई भी जानकारी एक सेल में संग्रहित की जा सकती है, तो हाँ ये सही, सेल में ही तो जाएगी उस पे जानकारी। फिर ये बोल रहा है कक्षों में अक्षर, संख्याएं और दिनांक जैसे पाठ हो सकते हैं। हाँ सेल में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अल्फाबेट्स भी, नंबर्स भी, डेट भी, टाइम भी, हम सब चीज में टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये बोल रहा है कक्षों में पाठ हो सकता है, अक्षर हो सकते हैं, संख्याएं हो सकती है, लेकिन दिनांक नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, उसमें दिनांक भी तो होगी भैया, नंबर भी, दिनांक भी, करेंसी भी, हम हर एक चीज डाल सकते हैं। तो दिनांक के लिए नहीं बोल रहा है, इसलिए ये गलत होगा। फिर ये बोल रहा है कक्षों में फॉर्म स्वरूपन, मतलब फॉर्मेट विशेषताएं हो सकती है जो अक्षरों, संख्या और तिथियों के प्रदर्शित होने के लिए अलग होने के तरीकों को बदल सकता है। तो उसका अलग अलग फॉर्मेट हमारे पास मौजूद होते हैं कि हमको डेट वाइज असाइन करना है, टाइम वाइज करना है, करेंसी वाइज करना है, टैक्स वाइज करना है, नंबर वाइज करना है।
तो ये सारे फीचर वहां पर मौजूद होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी कैसा होगा, सही होगा। ये वाला गलत है, थर्ड नंबर का ये ऑप्शन गलत है, प्रश्न का राइट आंसर गलत के लिए बोल रहा है, तो यही होगा। चलिए इसके बाद है ईमेल का खालिस्तान फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है। ईमेल हम किसी को भी सेंड करते हैं तो उसकी खालिस्तान फील्ड मतलब ऐसी कौन सी फील्ड है जो ये बताती है कि मेल उस इंसान को भेजा जा रहा है, किसे भेजा जा रहा है ना। हमको बोल रहा है टू, सब्जेक्ट, सिग्नेचर और फॉर्म, है ना। तो ये टू वाला सेक्शन होता है यही बताता है कि हम किसको भेज रहे हैं, है ना। और फॉर्म वाला मतलब भेजने वाले मतलब हम स्वयं हो गए। सब्जेक्ट क्या बताएगा, किस लिए भेजा जा रहा है। सिग्नेचर के अगर आपको देना है उसमें तो सिग्नेचर आप दे सकते हैं उसमें, है ना, जैसा भी देना चाहे। तो याद रखिएंगे यहाँ पर टू वाला आंसर सही। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं है ना। इंटरनेट कौन सी सर्विस हमको नहीं देता है ना। यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन है। ईमेल की सर्विस तो हमारे पास देता है, ईमेल हम, अच्छा वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट को हम एक्सेस करते ही है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर पाते हैं। एफटीपी, एफटीपी क्या है, प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये इंटरनेट पर ही हमको मिलता है। फिर है इथरनेट, तो इथरनेट जो होता है ये लैन कार्ड की बात हो रहा है, इथरनेट कार्ड की बात हो रहा है जो हमको इंटरनेट पर नहीं मिलता है। ये एक हार्डवेयर पार्ट है जो हमको अलग से लगाना होता है ना। इसको इथरनेट कार्ड या फिर हम क्या बोलते हैं, लैन कार्ड भी हम इसको बोलते हैं। तो ये इथरनेट कार्ड हमको इंटरनेट नहीं देता है, ये हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, इससे प्लग करके और फिर हम इंटरनेट की सुविधा का लाभ लेते हैं। तो याद रखिएगा ये वाला जो आंसर है इसका ये गलत। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में खालिस्तान एक छोटा अनुकूलन योग्य टूलबार है जो प्राय उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है ना। प्रश्न ऐसा लगे ना सुना सुना। देखो एमएस वर्ड 2010 में खालिस्तान एक छोटा अनुकूलन योग्य टूलबार है। पहली चीज तो टूलबार है, वो क्या करता है ना, उपयोग किए जाने वाले सेव, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। याद करिए अभी इसी सेशन में 3-4 क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा है क्या, क्विक एक्सेस टूलबार, है ना। क्विक एक्सेस टूलबार में ही हमको ये ऑप्शन मिलते हैं और हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। अच्छा इसके हम इसकी बात कर ले, इससे फाइल टैब हमारे पास में जहां से हम न्यू, सेव, सेव एस वाले ऑप्शन यूज करते हैं। रिबन टाइटल बार के जस्ट नीचे का एरिया रिबन कहलाता है। टाइटल बार रिबन के जस्ट ऊपर का जो एरिया यहाँ पे टाइटल दिखाता है फाइल का नाम, और हमारे पास क्विक एक्सेस टूलबार में वही मिलता है, इस पे याद। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में सेल्स को खालिस्तान करने का अर्थ है कि आसन्न सेल को उसके बाद एक एकल सेल के रूप में माना जाए, है ना। एक्सेल का फीचर है भैया, क्या बोल हम ऐसा क्या करें कि आसन्न मतलब बहुत सारी क्या होगी, ऐसी सेल होगी, इसको आपस में जोड़कर और एक सेल के रूप में फिर माना जाए। क्या करना है हमको यहाँ पर, फॉर्मेटिंग, स्प्लिटिंग, मर्जिंग, एडिटिंग। तो हमको करना पड़ेगा उसको क्या, हमको करना पड़ेगा मर्ज। मर्ज अगर हमने कर दिया उसको तो वो पूरी सेल कैसे हो जाएगी, एक में बदल जाएगी, इसको याद रखिए। अगला है एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल, क्या है भैया, टेबल। और क्या कर रहा है, समूहीकृत मतलब ग्रुप करने वाला क्या है, एक टेबल वैल्यू, जो एक या अधिक असतत श्रेणी के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल मतलब कोई बहुत बड़ा टेबल होगा, है ना, उसके अलग अलग मतलब इंडिविजुअल आइटमों का संचय करता है, मतलब कि उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना। कौन सा टेबल होगा ऐसा, यहाँ पे हमको स्प्रेडशीट बोल रहा है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, जो सीट्स की बात हो रही है तो ये तो होगा नहीं। पिवट टेबल है यहाँ पर, बार टेबल नहीं होता है, क्या होता है, चार्ट होता है। लाइन भी क्या होता है, यहाँ पर चार्ट होता है। टेबल हमारे पास सिर्फ एक यही बचता है और पिवट टेबल ही इस प्रश्न का राइट आंसर भी है। चलिए अगला प्रश्न है एक आईपी वर्जन 4 खालिस्तान बिट का होता है। आईपी वर्जन 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, है ना, हमारे पास 4 होता है और 6 होता है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 में कितने बिट का हमारे पास में आईपी एड्रेस होता है, तो हमारे पास तो होता है 32 बिट का। आईपी वर्जन 4 में कितना होता है, 32 बिट का होता है। भाई अगर आईपी वर्जन 6 की बात करेंगे तो इसमें 128 बिट का आईपी एड्रेस होता है। इसमें इतने हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम निकाल सकते हैं इतने आईपी एड्रेस। अच्छा बिट कैसे निकालेंगे, सिर्फ वो बोल रहा है 32, तो 2 की
घात हम लगाएंगे 32। अब ये जो संख्या आएगी इतने हम आईपी एड्रेस उसमें निकाल सकते हैं। ये हम 2 की घात 128 लगाएंगे तो ये 128 बिट हो गया। आप कितना काउंट करेंगे उतने असाइन हम कर सकते हैं आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस। ठीक है, उतने आईपी एड्रेस हम लोग असाइन कर सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में स्पेल चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। स्पेलिंग चेक करने की बात कर रहा है ना। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये मान के चलिए कि ये किसी न किसी साइट पे आए गई, सीबीसीटी एग्जाम में किसी न किसी साइट में आए गई। एक ये वाला है और एक हमारे पास क्या आता है, थिसॉरस का आता है, थेसर्स का आता है ना। शिफ्ट प्लस F7 उसकी शॉर्टकट की है। और यहाँ पर स्पेलिंग ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, F7 है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गई हमारी क्लास, आज सेकंड क्लास हो गई। और ऐसे हम निरंतर पहले ही बता चुके हैं कि हम अल्टरनेट में वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि हम एप्लीकेशन पर भी पढ़ा रहे हैं तो हमको वहां के लिए भी पढ़ाना रहता है, यहाँ के लिए भी। तो आप निश्चिंत रहिए, यूट्यूब पे बराबर क्लासेस रहने वाली है, पर अल्टरनेट डेज में रहेगी। और एग्जाम के टाइम में हम फिर लाइव क्लासेस कंटिन्यू यहाँ पर भी करेंगे, है ना। और बाकी जो डिटेल में जिसको पढ़ना हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ना हो, प्लस एमसीक्यू और फुल टेस्ट अगर चाहिए, तो ये वाला जो आपके पास में ऑप्शन मिलना है आपको एप्लीकेशन पे, 0 to हीरो वाला ऑप्शन है, इसको आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको मिलेगा इतने में। और इसकी जो वैलिडिटी है वो मार्च तक के एग्जाम के लिए है, ताकि स्टूडेंट का साथ छूटे नहीं, वो क्वालिफाई होकर ही दम ले। ठीक है, चलिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिएगा टेस्ट के लिए। और जो सब्सक्राइब करना चाहे, 3 अलग अलग है, इसकी डिटेल आपको पहले से मिल चुकी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।